नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पर बातचीत करेंगे। यह इतिहास ग्रंथ पासो, त्रिलोकी जी, विनोद, सुशील तथा सुषमा के लिए समर्पित है। आगे हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दूसरी पंक्तियां रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की हैं। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आगे आमुख है, जिसको प्रस्तावना भी कह सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उनके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम हुआ है। यूं भाषा, साहित्य और संस्कृति के संपृक्त संदर्भ में या हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी। आधुनिक युग में साहित्य के इतिहास की यह नई महत्वाकांक्षा कही जा सकती है। इस दृष्टि से वृत्त यहाँ सर्वांगपूर्ण न होकर रचनाधर्मी है और युग का विश्लेषण तथा विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर हुआ है। यदि विवेचन सही परिप्रेक्ष्य में हुआ है तो अलग से फिर मूल्यांकन की अपेक्षा नहीं रह जाती। संवेदनात्मक विकास को समझने में सुविधा हो इसलिए कवि कीर्तन के बजाय कविता कीर्तन की दृष्टि यहाँ प्रमुख है। इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं, भाषा, साहित्य और संस्कृत के संपृक्त संदर्भ में हिंदी साहित्य के साथ संवेदना के इतिहास को भी महत्व देना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण यहाँ से निकल कर आती है कि युग का परिप्रेक्ष्य तथा विवेचन रचनाकारों के आधार पर हुआ है। तीसरी विशेषता आती है कि किसी इतिहास या संवेदना को समझने के लिए कवि का कीर्तन नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी कविताओं को देखना चाहिए। दूसरा पैरा इस प्रकार है, इतिहास में बल इतिवृत्त पर होता है, विकास में इतिवृत्त के उस अंश पर जहाँ दिखाया जाता है कि एक युग अपने पिछले युग से और एक रचनाकार कालक्रम में अपने पहले से रचनाकार से कहाँ और क्यों भिन्न एवं विशिष्ट है। ये पंक्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम देखते हैं भाषा, साहित्य और संस्कृत के अंतर संपर्क में हिंदी क्षेत्र और वहाँ के जन समुदाय की संवेदना कैसे विकसित होती आई है और साहित्य उसे किस प्रकार में प्रतिफलित करता है, यह इस समूचे अध्ययन की अंतर्वस्तु है। संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न यहाँ हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के परिवर्तन का विवेचन आरंभ करते हुए जनता और शिक्षित जनता के बीच जो सूक्ष्म अंतर किया था उसकी स्पष्टतर पहचान अब आधुनिक साहित्य के विस्तृत होते फलक में देखी जा सकती है। आलोचना और इतिहास विवेक समकालीन साहित्य के अध्ययन और उसकी परख से निःसृत होकर तथा युगीन संदर्भों से जुड़कर ही प्रमाणिक और गतिशील बनता है। यानी आलोचना और इतिहास समकालीन साहित्य से जुड़कर ही युगीन एवं प्रासंगिक बनता है। प्रस्तुत लेखक द्वारा आधुनिक साहित्य के आरंभिक इतिवृत्त और अध्ययन हिंदी नवलेखन 1960 तथा हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 तब लिखे गए थे जब नई कविता और नवलेखन की रचना प्रक्रिया पूरे वेग पर थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले केंद्र में रखते हों, पर उनका आलोचना और इतिहास विवेक उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ। परवर्ती आलोचक और इतिहासकार इसके लिए यदि नए साहित्य की ओर उन्मुख हों तो यह स्वाभाविक और ऐतिहासिक क्रम विकास के अनुकूल है। उपयुक्त दोनों अध्ययन जिन स्वजनों को समर्पित हुए थे
पूरे ऐतिहासिक विकास का रेखांकन करते समय इस अवसर पर उनका स्मरण सहज और उचित है। तब वर्तमान अध्ययन उन्हें फिर से नए रूप में समर्पित हो। यह उसी प्रक्रिया का अंग है। आलोचना विवेक के स्रोत और प्रमाण रूप में आधुनिक कालीन साहित्य के विवेचन पर बल का औचित्य भी यहाँ देखा जा सकता है। इतिहास और आलोचक दृष्टि 1972 शीर्षक पिछली पुस्तक के लिए जो कुछ तैयारियां हुई थी वह अब पूर्णतर और रचनात्मक रूप में प्रतिफलित हो रही है। यह लेखक के लिए आंतरिक तोष का विषय, विशेषकर ऐसे समय में जब साहित्य के इतिहास लेखन को दुस्साध्य समझकर छोड़ दिया गया है और उसके स्थान पर साहित्य इतिहास दर्शन में बेअनुपात रुचि बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना उचित होगा कि चंद्रबरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, देव, भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का यह दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और रचना और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करे। इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण कर सकें। अभी तक के इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग। यहाँ प्रयत्न यह है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा परखा जा सके। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के आमुख में जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन की बात की थी। किसकी बात की थी? जनता के चित्रवृत्ति के परिवर्तन की बात की थी। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं आचार्य शुक्ल ने बात की थी। आज की भाषा में चित्तवृत्तियों के संश्लेष को संवेदना कहा जाएगा। संवेदना में बदलाव को समझने से साहित्य युगों की परिकल्पना और उनके बीच के महत्वपूर्ण अंतरालों को समझा जा सकता है, जो साधारण दृष्टि के लिए ओझल बने रहते हैं। इसलिए साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग है। क्या अंग है? क्या अंग है? साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग है। इतिहास का अध्ययन संपन्न होने पर अतीत और परंपरा की ओर दृष्टि जाना स्वाभाविक है। आधुनिक यांत्रिक सभ्यता से दूर यमुना कछार में बसे गांव कचपुरा आगरा, कौन सा गांव? कचपुरा आगरा में अपने घरेलू पुस्तकालय की याद सबसे ऊपर है। आजीविका से लेकर परिवार का संबंध कलकत्ता से रहा। 19वीं शताब्दी के अंत से इस क्रम में बंगाल के पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग रामस्वरूप चतुर्वेदी जी करते हैं। पुनर्जागरण की कुछ झलक इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची थी। घरेलू पुस्तकालय बहुत कुछ इसी सिलसिले से बना, जिसकी शुरुआत पितामह पुरुषोत्तम दास चतुर्वेदी ने की। इनके पितामह का क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास चतुर्वेदी। न केवल पुस्तकों के संग्रह बल्कि अनेक सामायिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रुचि पूरी थी। यद्यपि अपने व्यवसाय से उनकी इस रुचि का कोई संबंध नहीं था। सरस्वती, विशाल भारत, माधुरी चांद आदि कोई ऐसी पत्रिका न थी जिसे वे न मंगाते हों। शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में वे मिडिल उत्तीर्ण थे और अपने ग्रामीण अंचल के पहले विधिवत शिक्षित व्यक्ति थे। विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी के पिताश्री उनके मित्रों में थे। इस नाते पत्रिका के आरंभ से उसके क्रमिक विकास में उनकी रुचि होना स्वाभाविक था। पितामह के संग्रह को अगली पीढ़ी ने संवर्धित किया अपने प्रिय लेखकों की कृतियों से, जिनमें बड़ा भाग स्पष्ट ही उपन्यासों का था। बंकिम चटर्जी और कुछ समकालीन कथाकारों की रचनाएं इस पुस्तकालय में थीं।
जॉर्ज रेनाल्ड के रहस्य रोमांच प्रधान उपन्यास थे। किसके? जॉर्ज रेनाल्ड के। और देवकीनंदन खत्री तथा उसी प्रकार अन्य लेखकों की तिलिस्मी रचनाएं थी। बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यास अनुदित रूप में थे। कुछ नाटक, जीवनियाँ तथा सामायिक विषयों पर लिखी पुस्तकें थीं। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती भी थी। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती भी थी। पितृव्य मेघराज, भगवान दास, लक्ष्मण प्रसाद, राधा मोहन, दामोदर दास तथा पिता त्रिलोकीनाथ ने अपनी अपनी रुचि से इन पुस्तकों का संकलन किया था। गांव के रिश्ते के चाचा देवी प्रसाद तथा मदन लाल भी इस पुस्तकालय से जुड़े थे। इनमें मदन लाल चतुर्वेदी ब्रजभाषा के कवि थे और कलकत्ता में दैनिक लोकमान पत्र के संपादक। मदन लाल चतुर्वेदी दैनिक लोकमान पत्र के संपादक थे। अपने छोटे भाई ब्रह्मानंद तथा बहन सत्यवती के सहयोग से मां शांता की देखरेख में इस घरेलू पुस्तकालय की देखभाल हम लोगों का एक प्रियतर कार्यक्रम था, मुख्यतः अपने मनोरंजन के लिए। वह सारा बिताया गया समय इस रूप में आगे उपयोगी होगा, इसका तब गुमान भी न था। अब वह पिछली पीढ़ी जो स्मृति शेष है, जिसे आज प्रणाम निवेदित करते ही संतुष्ट हुआ जा सकता है। साहित्य रुचि बनने के आरंभिक दिनों में सर्वश्री परमेश्वरी दास, शिवदत्त, जगदीश चंद्र, विट्ठल शर्मा चतुर्वेदी जैसे स्वजनों तथा पंडित राज बहादुर अवस्थी, प्रोफेसर C.N. चौहान, रेवरेंड R.G. स्टेलर, मैंशो I.G. एक्स्ट्रास तथा प्रोफेसर द्वय धीरेन्द्र वर्मा, सतीश चंद्र देव जैसे गुरुजनों का योगदान अविस्मरणीय है। पुस्तक का अधिकांश रामचंद्र शुक्ल कृत शताब्दी वर्ष 1984 में लिखा गया है। गत वर्ष तक आचार्य शुक्ल के संबंध में कई प्रकार के आयोजन हुए, जिनमें से कुछ में भागीदारी करनी हुई। इन गोष्ठियों की चर्चा परिचर्चा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी इतिहास तथा आलोचना प्रक्रिया को लेकर अपनी समझ बढ़ाने का अवसर हुआ। उसका लाभ भी किसी न किसी रूप में इस अध्ययन तक पहुंचा है। इतिहास लेखन के कई जोखिम हैं। समकालीन साहित्य को लेकर एक है। ठीक, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। इतिहास लेखन के कई जोखिम समकालीन साहित्य को लेकर एक है। कितना समकालीन इतिहास में स्वीकार हो, इसका बराबर विवाद का विषय रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के प्रथम संस्करण में वक्तव्य में लिखा है, पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसे आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संदर्भ में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता है, पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। ठीक, ये आचार्य शुक्ल जी के पंक्तियां हैं, हाईलाइट कर लीजिए इसको। ठीक, इस जी ना मानने के पीछे शुद्ध भावात्मक कारण नहीं, वरन समकालीन साहित्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की उत्कट इच्छा है, जिसे इतिहासकार की साहित्यिक रुचि और उनके आलोचनात्मक विवेक के बनने में योगदान दिया है। और वास्तविक कृतज्ञता ज्ञापन माच कहने से नहीं होता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तभी किसी लेखक द्वारा प्रस्तुत इतिहास क्रमशः इतिहास के सामान्य प्रवाह में स्वीकृत हो सकता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा यह वक्तव्य है, 15 जनवरी 1986। द्वितीय संस्करण की भूमिका हम देख लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, ये नीचे वाली लाइन खास हो सकती है, देख लेते हैं पूरा। पुस्तक के इस द्वितीय संस्करण में अब तक लक्षित प्रूफ की भूलें सुधार दी गई हैं तथा यथावश्यक रूप से जो नए तथ्य जोड़ दिए गए हैं
प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय जो आशा की गई थी कि इस इतिहास ग्रंथ का लाभ किसी एक पाठक वर्ग तक सीमित न रहकर व्यापक हिंदी भाषी समाज तथा पाठक समूह तक पहुंचेगा, वह काफी सीमा तक पूरी हो सकी है। इसका प्रमाण ग्रंथ लेखक को प्राप्त विविध प्रकाशित और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं से मिला है, और यह निश्चित ही उसके आलोचना तथा इतिहास कर्म के लिए आंतरिक संतोष तथा कृतज्ञता ज्ञापन का विषय। यह प्रक्रिया आगे और गतिशील हो सकेगी, इस विनम्र कामना के साथ। 3 सितंबर 1990, रामस्वरूप चतुर्वेदी। छठा संवर्धित संस्करण कुछ खास नहीं है, छोड़ो। इसमें भी 17वें संस्करण में भी कुछ खास नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। प्रथम संस्करण के 14 वर्ष और 12 संस्करण बाद यह संस्करण प्रस्तुत हो रहा है। पुनरावलोकन में यही कहा जा सकता है कि समूची अवधि में इस विकास ने हिंदी आलोचना को यदि नई कदर पुनर्व्यवस्थित करने और इतिहास में परिप्रेक्ष्य बनाने तथा वैचारिक शीत युद्ध के दौरान आई विकृतियों को दूर करने में कुछ भी योगदान किया हो, तो लेखक अपने को कहीं कुछ कृत्य मान सकता है। यूं तो मनुष्य की गति और इतिहास दोनों अंतर्हीन है और अधूरे भी। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। यूं तो मनुष्य की गति और इतिहास दोनों अंतर्हीन है और अधूरे भी। 15 जनवरी 2000, मकर संक्रांति। आगे हम देखेंगे। आगे विषय सूची है। काल विभाजन का आधार, हिंदी का स्वरूप और हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान, आदिकाल, वीर गाथा की केंद्रीय स्थिति, सिद्ध कवि, अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासव, विसलदेव, विद्यापति, फिर भक्ति काल शुरू होते होते रीतकाल, आधुनिक काल तक आता है। इसमें आज हम यूनिट 4 तक देखेंगे, अध्याय 4 तक। ठीक। इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन है। अध्याय विभाजन है। अध्याय 1 इस प्रकार शुरू होता है। इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चला गया है, जिसका कुछ संशोधन के साथ ईस्वी सन में रूपांतरण इस क्रम में होगा, इस प्रकार होगा। आदिकाल, वीरगाथा काल 1000 से 1350, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1350 से 1650, उत्तर मध्यकाल रीतकाल 1650 से 1850, आधुनिक काल गद्यकाल 1850 से अब तक। कालों की घटती अवधि 350-300-200 वर्ष। आचार्य शुक्ल के विक्रमी विभाजन में 325, 275 वर्ष साहित्यिक गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, जिसका एक मुख्य कारण संचार साधनों की तीव्रता और मानवीय संपर्क की बढ़त है। आधुनिक काल में अब तक प्राय 150 वर्षों में कई रचना युग बीत गए हैं, जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति प्रयोग युग, नई कविता नवलेखन युग नाम दिए गए हैं। यहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इतिहास काल में काल विभाजन जो हुआ था वह धीरे धीरे पहले आदिकाल लंबा चला, फिर भक्तिकाल उससे कम, रीतकाल उससे कम, आधुनिक काल में कई खंड उपखंड हो गए। इसका प्रमुख कारण है, कौन सा कारण है? संचार साधनों में वृद्धि और मानवीय संपर्क। इस कारण इतिहास के विभाजन में काल यानी समय घटता गया है और नई नई प्रवृत्तियां आती गई हैं। कालों की घटती अवधि एक ओर है तो दूसरी ओर विवेचन का उसी क्रम में बढ़ता विस्तार है। आचार्य शुक्ल के इतिहास के संशोधित और प्रवर्धित संस्करण 2002 विक्रमी संवत तदनुसार 1945 ईस्वी में अनुक्रमणिका को निकाल देने पर कुल 630 पृष्ठ हैं। इन पृष्ठों में काल विभाजन का बंटवारा इस प्रकार है। अपभ्रंश काल 20 पृष्ठ, वीरगाथा काल 27 पृष्ठ, भक्ति काल 150 पृष्ठ, रीतकाल 150 पृष्ठ, आधुनिक काल 270 पृष्ठ, कुल
627 पृष्ठ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल कम पृष्ठ में था, भक्तिकाल उससे अधिक था, रीतकाल भक्तिकाल के समान पृष्ठ में था, आधुनिक काल काफी विस्तृत है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि विचारों की अधिकता। आरंभ के 3 पृष्ठों में काल विभाजन तथा आदिकाल का सामान्य परिचय है। विवेचन विस्तार का बहुत कुछ ऐसा ही अनुपात प्रस्तुत अध्ययन में मिलेगा। आधुनिक काल का समापन और विचार संचार काल का आरंभ नए सहस्त्राब्द से माना गया है। इस प्रसंग का विवेचन अंत में दृष्टव्य है। इतिहास के रोचक और कुछ करुण अंतर्विरोधों में से एक यह है कि तराना-ए-हिंदी के गायक अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर और मनीषी डॉक्टर इकबाल कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में से हुए। इसमें से 3-4 शब्द महत्वपूर्ण है। तराना-ए-हिंदी, अपने को हिंदी, अपने वतन को हिंदुस्तान किसने माना था? डॉक्टर इकबाल ने। वे क्या थे? वे पाकिस्तान की योजना को बढ़ाने वाले आरंभिक प्रस्तावकों में से थे। पर यह अंतर्विरोध का मूल गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रयोग में विरुद्धों का सामंजस्य हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति का आधारभूत तत्व है। यूँ अंतर्विरोधों का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से संस्कृत मात्र का लक्षण है, उसकी जीवंतता का प्रमाण है। पर हिंदू धर्म और उससे जुड़ी तथा उसके सहारे विकसित संस्कृति में यह प्राण धारक तत्व रहा है, जिसके होने से ही कवि के सरल से लगते तराने में यह गहरी अनुभूति उसे हुई थी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह बात ध्यान से देखने पर हिंदू मानसिकता की वह शक्ति है जो अनेक अंतर्विरोधों को अपने में समोए हुए है। यानी हिंदुओं में बहुत अंतर्विरोध समाये हुए हैं। ठीक, इन अंतर्विरोधों को समोने की शक्ति हिंदू मानस को शायद इसलिए मिली कि वह किसी धर्म ग्रंथ विशेष और व्यक्तित्व विशेष पर अनिवार्यता आस्था लाने का आदेश नहीं देता। इसलिए आस्तिक, नास्तिक, ब्राह्मण, शैव, मूर्ति पूजक और प्रतिमा भंजक सब उसके प्रवाह में शामिल हैं। तब अंतर्विरोधों का उपजना स्वाभाविक है और हिंदू दिमाग धीरे धीरे उनको समन करने का आदी होता गया है। यहाँ धर्म संस्थागत नहीं वरन एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया। एक ऐसी हस्ती जो यूनान, मिस्र और रोम के मिटने पर भी बराबर बनी रहती है। यहाँ हम देख सकते हैं इम्पोर्टेंट लाइन, यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना वरन एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया। ठीक, हिंदू मानस के अनेक अंतर्विरोधों में सबसे दिलचस्प है सूक्ष्म अद्वैत दर्शन और जड़ी भूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व। सबसे दिलचस्प क्या है? सूक्ष्म अद्वैत दर्शन और जड़ी भूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व। तत्व चिंतन के सूक्ष्मतम भाव भूमि अद्वैत की परिकल्पना में है, जहाँ संपूर्ण यथार्थ एक ब्रह्मा की सत्ता की ही विविध रूपा अभिव्यक्ति है। यह अद्वैत भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है और इस रूप में अन्यत्र नहीं मिलेगी। वहीं जाति प्रथा का स्थूल रूप जन्म पर आधारित जाति के मूल अर्थ में ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जातियों का जाल और वर्गीकरण इतना पूर्ण और व्यवस्थित है कि छंद शास्त्र का प्रस्तार याद आ जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह टिप्पणी अनायास गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करती है कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति को ढूंढ लेती है। सही बात है, आजकल हम समाज में देखते ही हैं। और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और यह व्यंग्य नहीं, व्यवहारिक सच भी है। यही रामस्वरूप चतुर्वेदी जी भी कहते हैं, यह व्यवहारिक सच भी है। तो एकत्व का परम रूप अद्वैत में और वैविध्य
की बहार जाति प्रथा में। ये दोनों छोर हिंदू व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं। इसी तरह दैव विधान और कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ अटे हैं। कुछ ऐसा ही अंतर्विरोध भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यताओं में मिलता है। एक ओर तो रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन है जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोटि तक पहुँचता है, और दूसरी ओर अलंकारों और ध्वनियों का स्थूल तौर पर विभाजन और वर्गीकरण है जो बाबू गुलाब राय को ठीक ही हिंदू जाति प्रथा का स्मरण दिलाता है। किसका? बाबू गुलाब राय को हिंदू जाति प्रथा का स्मरण दिलाता है। क्या? अलंकार और ध्वनियों और रसों में विभाजन। ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में उन्होंने या अल्लाह गौंडों में भी वाला किस्सा याद किया है। क्या कहते हैं? बाबू गुलाब राय का एक कथन है, हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छद्म वेशधारी मुसलमान की भांति चिल्ला उठते हैं, या अल्लाह गौंडों में भी। और मैं उन भेदों को गौंडों तक यानी मोटे मोटे भेदों तक ही सीमित रखूंगा। उनकी पुस्तक है सिद्धांत और अध्ययन, ध्वनि और उसके भेद में यह बात कही हुई है। अपने चिंतन में ही नहीं, अपनी रचना प्रक्रिया में भी हिंदू मानस इसी प्रकार के छोरों को दर्शाता है। हमारे दो आदि काव्य रामायण और महाभारत अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। एक आदर्श की चरम गाथा है तो दूसरा यथार्थ का नग्न रूप। कथा का मूल ढांचा दोनों जगह भारतीय हिंदू परिवार में भाइयों के आपसी संबंध पर टिका हुआ है, पर इन संबंधों की अलग अलग दिशा है। रामायण के भाई इस बात के लिए तत्पर हैं कि दूसरा गद्दी पर बैठे, जबकि महाभारत के भाई दूसरे को सुई की नोक के बराबर जमीन भी देना नहीं चाहते। क्या यह एकदम आकस्मिक है कि इन दोनों महाकाव्यों की रचना परिकल्पना एक दूसरे के इतने प्रतिरोध में हो? क्या हिंदू मानस के चरम अंतर्विरोध का रूप यहाँ देखने को नहीं मिलता? इन दोनों छोरों में हिंदू जातीयता का पूरा विस्तार समा गया है। अंतर्विरोधों के बीच अपने को गतिशील रखने की यह क्षमता अब तक चली आती है। तभी तो संभव हुआ है कि इस देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यावर्त में मनु महाराज ने रचा था, और दूसरा देश के फिर से स्वाधीन होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने रचा। मनु के विधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं था या नहीं जैसा है, अंबेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है। इतिहास चक्र का एक लाइन इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में राजनीति को देखते हुए ये लाइन पूछी जा सकती है आयोगों में। क्या? मनु के विधान में अंबेडकर के लिए कोई स्थान नहीं था या नहीं जैसा है, अंबेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है। इतिहास चक्र की यह विलक्षण गति सारे समाज दार्शनिकों को परेशान करने वाली है, और तब समझ में आता है कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्यों की गई है। धर्म वस्तुतः वह है जो इन अंतर्विरोधों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। धर्म वस्तुतः, इसको हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। धर्म वस्तुतः वह है जो इन अंतर्विरोधों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। धर्म सामान्यतः जीवन को धारण करे तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। विशेष बात तब है कि उससे जीवन के अंतर्विरोधों को धारण करने की अपेक्षा की जाए। धारण करने की इस शक्ति ने भारतीय संस्कृति को प्रबल ग्रहणशीलता और प्रवाह मान्यता दी है। यह ठीक है कि इस संस्कृति का मूल आधार आर्य संस्कृति रही, पर बहुत बड़ा अंश आर्येतर सभ्यता का है, आगमों का है, बौद्ध, जैन और सिखों का है, फिर इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव हैं। यह सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की धारा बनती है, जो आधुनिक काल में इकबाल की प्रसन्न आशांसा का कारण होती है। अंतर्विरोधों की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में यह धारा इतने लंबे समय तक गतिशील बनी रही है। हिंदू देवमाला में इसलिए विविध कालों में ऐसे देवता अधिक लोकप्रिय हुए जिनमें अंतर्विरोधों
को धारण करने की क्षमता थी। इंद्र में योद्धा और संगीत प्रेमी, शिव में सबसे बड़े योगी और वैसे ही भोगी ज्ञानी, और भोलानाथ कृष्ण में प्रेमी, कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक के परस्पर विरोधी पक्ष ऐसे घुल मिल गए हैं कि सहसा उनके विरोधत्व का आभास ही नहीं होता। इन विरोधों में उनकी समरसता के बीच से इस देश के दार्शनिकों और मनुष्यों ने जीवन की एक समग्र, समृद्ध और संपूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। यही हिंदू धर्म का मूल चरित्र है। यानी हिंदू धर्म में प्राचीन काल एवं प्राचीन देवताओं में भी अंतर विरोध पाए जाते हैं, और यही मूल धारणा है हिंदू धर्म की। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी यही कहना चाहते हैं। हिंदी भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी है। भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसे बहुरूपी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता। भौगोलिक विस्तार से अनेक जनपदों और उनमें बेहुवत 18 भाषाओं के वैविध्य को, जिनमें से कई व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे की विरोधी विशेषताओं से युक्त कही जा सकती हैं, हिंदी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है। हिंदी के स्वरूप के संबंध में इसलिए वैचारिक द्वैध की भावना ग्रियर्सन में जगह जगह दिखती है। भाषा सर्वेक्षण की भूमिका में ग्रियर्सन लिखते हैं, इस प्रकार यह कहा जाता है, और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त कांठे में बंगाल और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। एक दृष्टि से यह ठीक है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वत्र हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शासन की भाषा है, और ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, इस क्षेत्र में लोग द्विभाषा भाषी हैं, अतएव व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, और ये लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार कर कठिनाई उत्पन्न की जाए। यह सब होते हुए भी तथाकथित हिंदी की इन बोलियों की जब भाषा शास्त्री परीक्षा करता है और उन्हें समूह के अंतर्गत लाने अथवा उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करता है, तो इन मुहावरों तथा गठन में उसे अत्यधिक अंतर मिलता है। एक ग्रियर्सन जी के विचार हैं। ग्रियर्सन के काफ़ी पहले विलियम कैरे 1815 में इसी प्रकार की भावना व्यक्त की थी। एक और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर भी उन्हें रूप तंत्र की भिन्नता प्रतीत हुई, और दूसरी ओर हिंदी के विस्तार के प्रति बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली निगाह में लिखा है, इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझा सकूंगा, इस बोली से मैं पूरे हिंदुस्तान को समझा सकूंगा। एक इसका कथन है, विलियम कैरे जी का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, इसको रट डालिए। यहाँ स्मरणीय है कि कैरे का भाषा सर्वेक्षण अपने ढंग का पहला प्रयास है, और बाइबिल के अनुवादों के सिलसिले में उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों का गहराई के साथ परीक्षण किया था। हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी में मेवाती, अहिरवाटी, मालवी, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी 18 व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग अपभ्रंशों में विकसित हुई हैं। बौद्ध गम्यता के संदर्भ में तो ग्रियर्सन ने कहा है कि झांसी जिले के किसान अर्थात बुंदेली बोलने वाले को गोरखपुर जिले के किसान अर्थात भोजपुरी बोलने वाले से बात करने में कठिनाई होगी। व्याकरण के स्तर पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और भोजपुरी के अंतर प्रसिद्ध है। पश्चिमी की बोलियों में कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त ने प्रसर्ग पूर्व में अवधि और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थित है। पश्चिमी में भविष्य काल के लिए हा और गा प्रत्यय पूर्व में बा है। दूसरी ओर पूर्व के भूतकाल में प्रयुक्त अल, इल प्रत्यय पश्चिम की बोलियों में नहीं है। आ स्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस रूप में है वह बंगला आदि पूर्वी भाषाओं के निकट है, बजाय पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियों के।
इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर ग्रियर्सन ने लिखा तथाकथित हिंदी की बोलियां। ग्रियर्सन ने क्या लिखा? तथाकथित हिंदी की बोलियां। यह स्पष्ट यह इन्हीं सब कारणों से प्रेरित है। हाँ, यह स्पष्ट है कि ग्रियर्सन अपने भाषा वैज्ञानिक विकास क्रम में इन बोलियों को एक भाषा से संबंध नहीं मानते। उनके सर्वेक्षण में हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी किसी एक स्थान पर विवेचित न होकर सर्वेक्षण की 5 अलग अलग जिल्दों में क्रमशः वर्णित हुई हैं। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने भीतरी, बाहरी तथा बीच की तीनों शाखाओं में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को रखा है। अर्थात ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी क्षेत्र की बोलियों की विशेषताएं सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं के समतुल्य है, और तब यह अकारण नहीं है। इन तीनों वृत्तों का केंद्र उन्होंने पश्चिमी हिंदी को माना है। जब उन्हें भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मध्य देश की भाषा पश्चिम हिंदी को केंद्र में रखना पड़ेगा। यानी ग्रियर्सन जी पश्चिमी हिंदी को केंद्र में रखते हैं भारतीय भाषाओं की। और इतने पर भी कवि के शब्दों में कुछ बात है कि इन सारी बोलियों के समूह और संश्लेष को पहले भी हिंदी, हिंदवी, हिंदुई कहा जाता था और आज भी हिंदी कहा जाता है। कबीर और मुल्ला वजही, जायसी और तुलसी, सूर और मीराबाई, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, निराला और अज्ञे समान रूप से और संभाव से हिंदी के कवि हैं। इनकी रचनाओं का इतिहास हिंदी संवेदना का इतिहास है। यह ठीक है कि इन बोलियों में से दक्कनी भाषिक रूप में हिंदी के निकट है, पर साहित्यिक संदर्भ में उर्दू के निकट है। ठीक, इसके पीछे कई कारण जो विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम से अलग अलग पढ़ते हैं। एक तो हिंदी क्षेत्र या की प्राचीन मध्य देश के जनपदों के बीच सामाजिक संबंधों की स्थिति और सांस्कृतिक एकरूपता बराबर रही है। ग्रियर्सन ने इस स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पहचाना है। बिहारी के प्रसंग में वे लिखते हैं, यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य की रचना के युग में भी अयोध्या आधुनिक अवध के राजकुमार रामचंद्र ने मिथिला अथवा आधुनिक उत्तरी बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख सदैव उत्तर पश्चिम की ओर रहा। बंगाल की ओर से तो उस पर शत्रुतापूर्ण आक्रमण ही होते रहे। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी का एक रूप मानते हैं, किंतु वास्तव में यह तथ्य के सर्वथा विपरीत है। बिहार तथा बंगाल में पारस्परिक चाहे जो दुर्भावना हो, बिहारी भाषा बंगला की बहिन है और पश्चिम की बोली से उसका बहुत दूर का संबंध है। इम्पोर्टेंट लाइन है, बिहारी भाषा को बांग्ला की बहन किसने माना है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किस पुस्तक में माना है? भारत का भाषा सर्वेक्षण में माना है, भूमिका भाग में। जब भाषा वैज्ञानिक तथा सामाजिक साक्ष्यों के बीच वैषम्य उपस्थित होता है तो ग्रियर्सन अपनी मान्यता भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों में ही देते हैं। पर बिहार की भाषिक स्थिति इसी से प्रकट नहीं होती कि वहाँ की बोलियों का व्याकरण बंगला जैसा है, बल्कि इससे भी जुड़ी है कि वहाँ के निवासी अपनी काव्य भाषा के लिए ब्रज भाषा अथवा खड़ी बोली को आधार रूप में चुनते हैं। उनकी जाति पाठ्य रचना तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, न कोई बंगला काव्य। और यही काव्य भाषा के महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। काव्य भाषा का संबंध रचनाकार से हो नहीं, श्रोता और पाठक वर्ग से भी होता है। यानी काव्य भाषा का संबंध केवल रचनाकार से नहीं होता, उसका संबंध श्रोता और पाठक वर्ग से भी होता है। इस रूप में वह पूरे जन समाज को परस्पर जोड़े रहती है। एक ओर जन बोली से वह शक्ति लेती है और दूसरी ओर उससे परिष्कार देती है। तुलसीदास के बारे में एक रोचक किंवदंती यह है कि रामचरित पहले वे संस्कृत में लिखना चाहते थे,
पर जितना वे दिन भर में लिखते उतना रात भर में मिट जाता था। तब शंकर जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम जनभाषा में रचना करो, वह अस्थायी होगा। फिर तुलसी ने अपनी कथा को भाषाबद्ध किया। यहाँ काव्य भाषा की प्रसरण शक्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से किसी क्षेत्र की काव्य भाषा वहाँ के समाज को प्रतिफलित करती है। समूचे मध्य देश की काव्य भाषा का आधार हर युग में एक रहा है। कभी आरंभ में वह खड़ी बोली था तो कभी खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप। फिर मध्यकाल में ब्रज भाषा अंशतः अवधि और अब आधुनिक काल में यह आधार फिर से खड़ी बोली हुआ है। कुमायूं से सुमित्रानंदन पंत, बैसवाड़े से निराला, ब्रज भाषा से महादेवी वर्मा और भोजपुरी क्षेत्र से प्रसाद आकर एक खड़ी बोली के आधार पर उसे नए काव्य आंदोलन को जन्म देते हैं, जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि बनता है। छायावादी कविता इतने बोली क्षेत्रों के संस्कार अपने में समाहित किए हैं जो घुल मिलकर एक काव्य भाषा में रचे गए हैं। हिंदी क्षेत्र की भाषिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह समान काव्य भाषा का प्रयोग है। आधुनिक काल में इस मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा वासुदेव शरण अग्रवाल प्रमुख हैं। राजनीति क्षेत्र के विचारों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ध्यान इस ओर गया। उर्दू, जो बोलचाल में खड़ी बोली का ही एक रूप है, हिंदी काव्य भाषा से अलग हो जाती है। यहाँ स्मरणीय है कि यह अलगाव सांप्रदायिक धरातल पर कभी नहीं रहा। अलगाव का यदि कोई आधार रहा तो यह कि उर्दू दरबार से जुड़ी रही, यद्यपि बाजार से भी उसका संबंध बराबर बना रहा। उर्दू दरबार से जुड़ी रही, बाजार से भी उसका संबंध बना रहा और हिंदी विविध बोलियों के रूप में जन साधारण में प्रयुक्त होती रही। इसलिए कायस्थ जैसी हिंदू जाति दरबार से संबंध होने के कारण उर्दू प्रयोग में अग्रणी रही और खत्री तथा अग्रवाल जैसी व्यापारिक जातियां अपने आवागमन के साथ हिंदी का प्रसार करती रही। एक ही खड़ी बोली के दो रूप यूं अलग अलग ढंग से विकसित और संस्कारित प्रचारित हुए। कविता में यह संस्कार एकदम फर्क हो गया, पर अलगाव हिंदू मुसलमान के आधार पर कभी नहीं हुआ। जायसी रहीम रसखान जैसे मुसलमान हिंदी में लिखते हैं और हिंदुओं में चकबस्त, सरसार, फिराक उर्दू परंपरा के श्रेष्ठतम रचनाकार हैं। जैसा कहा गया, हिंदी उर्दू में अंतर बोलचाल के स्तर पर नहीं, अंतर साहित्य के स्तर पर है। कुछ तो भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से, कुछ छंद विधान को लेकर, पर अधिकतर काव्य भाषा की प्रयोग विधि में अंतर के कारण। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। अंतर साहित्य के स्तर पर है हिंदी और उर्दू में। क्या कारण हो सकता है? कुछ तो भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर, कुछ छंद विधान को लेकर, अधिकतर काव्य भाषा की प्रयोग विधि में अंतर के कारण। सांस्कृतिक और दरबारी अंशों के ही होने से खड़ी बोली के दोनों रूपों उर्दू और खड़ी बोली हिंदी को हिंदी लेखकों, विशेषतः ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कह संबोधित किया गया। यह तिरस्कार सूचक विशेषण उर्दू के लिए नहीं, खड़ी बोली मात्र के लिए था, इस्लामी दरबार से संपर्क के कारण। फिर उर्दू ने वर्णिक या मात्रिक भारतीय परंपरा के किसी छंद विधान को स्वीकार नहीं किया और इससे भी अधिक उर्दू शैली में अलगाव आया काव्य भाषा की प्रयोग विधि के कारण। उर्दू की विशेषता यह थी कि उसने दरबार और बाजार दोनों को एक साथ साधा था। वह उच्च संस्कृत से जुड़ी थी, पर अपने नाम के अनुरूप लश्कर के बाजार से भी। यूं उसका बोलचाल का रूप कविता में भी बराबर सुरक्षित रहा। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता बल्कि कहा जाता है, इम्पोर्टेंट लाइन है। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता बल्कि कहा जाता है और हिंदी में शेर को लिखा जाता है। आज के बहुत से कवि और प्रोफेसर लोग शेर लिखते हैं और यह एक अत्यंत मौलिक और गुणात्मक अंतर है। यही कारण है
जिससे उर्दू काव्य भाषा में अर्थ क्षमता बोलचाल के मुहावरे में उपजती है, न कि कवियों द्वारा विकसित विशिष्ट बिंब विधान से। मुहावरा कहा जाता है, बिंब कहा नहीं जाता, बनाया जाता है। मुहावरा कहा जाता है, बिंब कहा नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। उस दृष्टि से यह अंतर विरोध भी रोचक है कि उर्दू और व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी के निकटतम रूप है, काव्य भाषा के स्तर पर उससे अलग हो जाती है, और मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि जो व्याकरणिक आधार पर अपेक्षाकृत अलग हैं, काव्य भाषा के स्तर पर एक साहित्य का निर्माण करती हैं, जिसे हम हिंदी साहित्य का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। तीसरा अध्याय है, किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा हो। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको रट डालिए। किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। फिर से सुनिए, किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा हो। यानी वहाँ पर धार्मिक कर्मकांड एवं विविध प्रकार के अंधविश्वास, रहस्य भावनाएं ना हो, वहाँ से साहित्य की पहचान की जा सकती है। साहित्य की पहचान की जा सकती है, इसको रट डालिए, ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला के बारे में भी यह सच बात होगी। इस दृष्टि से हिंदी में सिद्धोनाथों से लेकर कबीरदास तक यह प्रक्रिया देखी जा सकती है। वैदिक संहिताओं से आरंभ करके प्राकृत साहित्य तक लगता है एक चक्र पूरा हो गया। कहाँ से? वैदिक संहिताओं से लेकर प्राकृत साहित्य तक। वहाँ धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना पहले मुखर आस्तिकता में संक्रमित होती है, फिर आगे चलकर वैसे ही मुखर श्रृंगार में बदल जाती है। यूँ संस्कृत साहित्य की निष्पत्ति प्राकृतों में होती है। दूसरा चक्र, जैसा कहा गया, सिद्धोनाथों की गुह्या बानियों से आरंभ होता है। भाफा और साहित्य का आरंभिक रूप कैसे एक साथ परिवर्तित होता है, यह देखना अपने आप में बड़ा रोचक है। शायद भाषा का ऐसा नया उभरता रूप जिसे संध्या भाषा उचित कहा गया, रहस्य भावना और कर्मकांड को ही ठीक ठीक आत्मसात करता है। यही कारण है कि वैदिक साहित्य में एक ओर और नाथ सिद्धों की वाणियों में दूसरी ओर धर्म और साहित्य एक दूसरे में घुले मिले दिखाई देते हैं। दोनों युगों की भाषा भी मंत्र, कर्मकांड और वाङ्मय का अविभक्त रूप प्रस्तुत करती है। सिद्धोनाथों के युग से निकल कर हिंदी संतों में साहित्य का प्रथम उन्मीलन उत्तर में दिखाई देता है, जिसका प्रतिरूप दक्कनी में पुरानी खड़ी बोली का सूफी साहित्य है। संतों के यहाँ या तो रहस्य भूति का गूढ़ स्वर है या फिर नए व्यवहारिक जगत में प्रवेश करने पर हिंदू मुस्लिम और ऊंच नीच के विद्वेष को मिटाने का यत्न है, जो विरोधों के शमन का बड़ा गहरा रचनात्मक उपक्रम है। जिसे हिंदी में आदिकाल कहा जाता है, उसे राहुल सांकृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत युग कहा गया। इसकी अवधि उन्होंने 760 से 1300 ईस्वी तक स्थिर की है। इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं का एक संकलन उन्होंने हिंदी काव्यधारा शीर्षक से किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और प्रवृत्तियों के कवि एकत्र हुए हैं। सिद्धनाथ, रासो, जैन परंपरा के कवि बगल बगल मिलते हैं और आदिकाल का पूरा वैविध्य उभर कर सामने आता है। भाषा की दृष्टि से यह समझना कठिन हो जाता है कि किन कवियों में अपभ्रंश का रूप चल रहा है और कहाँ से हिंदी का उदय होता है। इस संदर्भ में एक कसौटी यह हो सकती है कि जहाँ भाषा में परसर्ग रूप उभर आए हैं, वहाँ से हिंदी का आरंभ माना जाए, क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं के विश्लेषणात्मक रूपों में यह एक सही पहचान होगी।
कहाँ से माना जा सकता है? जहाँ से प्रसर्ग भाषा में उभर आए हैं। इस दृष्टि से चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो की हिंदी की सॉरी इस दृष्टि से चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी का आरंभिक रूप मानी जाएगी। गोरखबानी में भी स्वतंत्र प्रसर्ग रूप मिलते हैं। अभी अंतर की त्याग्य माया दुबध्या मेटि सहज में रहे। पर राहुल गोरखबानी की इस भाषा को 15वीं-16वीं सदी की मानते हैं, जबकि गोरखनाथ का समय उन्होंने 9वीं सदी स्थिर किया है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो के भाषा साहित्य की प्रामाणिकता अभी तक विवादास्पद बनी हुई है। इस संदर्भ में आदिकालीन भाषा का व्यवहारिक रूप स्थिर करना कठिन है। काव्य भाषा की व्यापक स्वरूप और संवेदना की अंतर प्रक्रिया में ही उसका वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आज हिंदी का आरंभ वहीं से माना जाना चाहिए। कहाँ से माना जाना चाहिए? कि जहाँ से कि जहाँ से धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना ना हो काव्य में। आगे हम देखेंगे, हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में धार्मिक और ऐहिक तत्व एक दूसरे से घुले मिले हैं। नाथ सिद्धोनाथों में यह मिलावट अधिक है। आगे चलकर रासो साहित्य और विद्यापति में ऐहिकता का स्वर प्रबल होता जाता है। फिर मिलावट का एक रूप रासो साहित्य में दृष्टव्य है, जहाँ वीर और श्रृंगार एक दूसरे में मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम बहुत समझ बूझ कर दिया है। उनकी दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य है, न कि सिद्धनाथों की बानियाँ। ये बानियाँ धर्म और कर्मकांड के प्रभाव में अधिक हैं। साहित्य का ऐहिक रूप वहाँ कम है। फिर भाषा की दृष्टि से हिंदी की वास्तविक शुरुआत जितने स्पष्ट रूप से रासों में दिखाई देता है, उतनी इन अपभ्रंश आधारित बानियों में नहीं। यानी भाषा हिंदी की शुरुआत रासों में अधिक स्पष्ट है। जहाँ संस्कृत विभक्ति का अवशिष्ट रूप हा से बने रूपों सरही बुढ़ई दिखाई देता है और स्वतंत्र प्रसर्ग अभी विकसित नहीं हुए हैं। फिर आचार्य शुक्ल के नामकरण में वीर काव्य ही नहीं, गाथा का भी विशिष्ट अर्थ है। गाथा के साथ शौर्य और शैवेलरी के तत्व जुड़े हुए हैं, जहाँ वीर का प्रेरक भाव अनिवार्य रूप से श्रृंगार है। यों वीर गाथा में वीर और श्रृंगार एक युग्म के रूप में चित्रित होते हैं। धर्म और ऐहिकता, फिर ऐहिकता में वीर और श्रृंगार का अंतर्भाव लगता है। ईश्वर की परिकल्पना में मनुष्य को सिरजा जा रहा है, महान उदात्त वीर और ओजस्वी। ईश्वर की परिकल्पना में मनुष्य को सिरजा जा रहा है, महान और उदात्त वीर और तेजस्वी। जबकि आगे भक्ति काल में ईश्वर को मनुष्य के रूप में सिरजा गया। ईश्वर को मनुष्य के रूप में सिरजा गया। माखन चोरी करते उखल में बांधे जाते और पिया के विरह में बिलखते। यानी यहाँ हम देख भी सकते हैं कि आदिकाल में अधिकतर कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा ईश्वर के रूप में उन्हें ईश्वरीय दर्जा दिया है, जबकि भक्ति काल में ईश्वर को मनुष्य का दर्जा दिया गया है, मनुष्यत्व के रूप में उनकी प्रशंसा की गई है। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीतकाल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। ठीक, भक्ति काल और रीतकाल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। हिंदी क्षेत्र अधिकांश आदिकाल के अंतर्गत रासो और जैन साहित्य पछाह का है। सिद्धों की बानी और फिर विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं और नाथ साहित्य तो समूचे उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। शायद इसलिए कि वे घुमंतु प्रवृत्ति के थे। कौन? सिद्धों की बानियाँ और नाथों की बानियाँ
बहुत नाथ लोग बहुत घूमते फिरते थे, कभी पूर्वी में क्षेत्र में जाते थे, कभी पश्चिमी, कभी उत्तरी, कभी दक्षिणी। आज भी हम देखते हैं कि गांव देहातों में कि नाथ लोग कुछ कनफटे योगी पहनकर अपने कुंडल धारण करके कानों में भिक्षा मांगते हैं। वे घुमंतु प्रवृत्ति के ही शुरुआत से ही थे। यूँ कई अपभ्रंशों और कई जनपदों का संस्कार हिंदी काव्य भाषा में अंतर्भुक्त हुआ है। इस संदर्भ में एक समस्या बराबर विद्वानों का ध्यान खींचती रही है कि आधुनिक काल की बोलियों राजस्थानी और बिहारी के क्षेत्र में आदि आदि काल के कवियों की सक्रियता तो दिखाई देती है, पर पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में इस अवधि में क्या साहित्य लिखा गया, इसका कुछ पता नहीं चलता। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के आदिकाल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समस्या से बार बार जूझने का उपक्रम किया है। द्वितीय व्याख्यान के आरंभ में वे कहते हैं, हमने बताया है कि इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधी और ब्रज भाषा क्षेत्र में उत्पन्न और वहीं के भाषा बोलने वाले लोगों ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी, जिसका प्रवर्ती विकास अवधी और ब्रज भाषा के साहित्यिक ग्रंथ है। क्योंकि 10वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के भीतर इन क्षेत्रों में कोई रचना हुई भी हो तो उसका प्रमाणिक रूप हमें प्राप्त नहीं होता। यह विचारने की बात है कि हम देखते हैं कि अवधी और ब्रज भाषा क्षेत्र में 10वीं एवं 12वीं 14वीं शताब्दी के मध्य बहुत कम रचनाएं प्राप्त होती हैं या प्राप्त ही नहीं होती हैं। नगण्य, जिसको हम नगण्य कह सकते हैं। इस समस्या को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले उठाया है कि वे रचनाएं क्यों नहीं लिखी जा रही हैं। ठीक, इन कौन से व्याख्यान में? द्वितीय व्याख्यान में बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल कुल 5 व्याख्यानों में विभाजित है। यह एक रोचक तथ्य है कि बहुत कुछ इसकी समानांतर स्थिति आधुनिक काल के आरंभिक चरणों में मिलती है। इस काल में काव्य भाषा एक बार फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई, पर इस समय के अधिकांश लेखक गैर खड़ी बोली क्षेत्रों के हैं। संख्या में सबसे अधिक बड़े लेखक भोजपुरी क्षेत्र में मिलेंगे। भारतेंदु हरिऔध प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर रेणु, ये सब पूर्वी के साकिन हैं, जिनकी ओर मीर साहब तो पीठ करके बैठ जाते हैं। मैथिली शरणगुप्त, वृंदावन लाल वर्मा बुंदेली क्षेत्र के हैं मूलतः। सुमित्रा नंदन पंत कुमायूं के, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला भगवती चरण वर्मा तथा बच्चन अवधी क्षेत्र के हैं। ब्रजभाषा क्षेत्र के प्रतिनिधि महादेवी वर्मा और ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र से सिर्फ जैनेन्द्र कुमार आते हैं। अगे का जन्म भोजपुरी क्षेत्र में हुआ, यद्यपि उनकी मातृ भाषा पंजाबी कही जाएगी। यदि काल और आधुनिक काल के बीच भाषिक परिस्थितियों का यह साम्य एक विलक्षण संयोग है। यदि कई सौ वर्षों बाद इस काल में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने बैठे कोई इस काल में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने बैठे तो शायद उसे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस समस्या से टकराना होगा कि आखिर खड़ी बोली पर आधारित काव्य भाषा के परिदृश्य में से खड़ी बोली के अपने घर के सारे लेखक कहाँ चले गए। इस चकराने वाली स्थिति की तब तक चलती व्याख्या यही हो सकती है कि पार्श्ववर्ती क्षेत्र जब केंद्र की ओर उन्मुख रहते हैं तो केंद्र में अपनी सक्रियता कम हो जाती है। भाषिक संदर्भ में इसे यूँ कहा जा सकता है कि समूचा हिंदी क्षेत्र आधुनिक आर्य भाषा काल के आरंभ से ही शायद बहुत कुछ अपने विस्तार के कारण द्विभाषा भाषी या एक भाषा बोली या एक भाषा भाषी रहा है। समूचा हिंदी क्षेत्र आधुनिक आर्य भाषा काल के आरंभ से ही शायद बहुत कुछ अपने विस्तार के कारण द्विभाषी या एक ही बोली तथा एक भाषा भाषी रहा है। अपने पारिवारिक सीमित संदर्भ में वह एक क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करता है और पूरे क्षेत्र में संप्रेषण के लिए वह इस काल की मध्यदेशीय शिष्ट भाषा व्यवहृत करता है। यह मध्यदेशीय शिष्ट भाषा आरंभ में खड़ी बोली ब्रज का
मिला जुला रूप थी। फिर मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्राधान्य हो गया, साथ ही अवधि भी बेहुवत हुई और आधुनिक काल में यह शिष्ट काव्य भाषा फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई। इस प्रक्रिया में हिंदी क्षेत्र का रचनाकार जिस परिनिष्ठित भाषा का व्यवहार करता है वह एक ओर उसकी मातृभाषा सादृश्य है और दूसरी ओर किसी सीमा तक अर्जित और सीखी हुई भी। तब एक काल में सक्रिय रचनाकारों में स्वभावतः उस कोटि के लेखक संख्या में अधिक होंगे जो विविध बोली क्षेत्रों से संबंधित हैं, पर काव्य भाषा के रूप में एक मानक भाषा में लिखते हैं। इससे एक ओर हिंदी के स्वरूप में वैविध्य की समृद्धि है तो दूसरी ओर व्याकरणिक अस्थिरता की समस्या भी वहाँ सबसे अधिक है। हिंदी का यह बहुरूपी स्वरूप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में अतुलनीय है। बंगला की बोली और बंगला भाषा अथवा मराठी की बोली और मराठी भाषा के बीच उस कोटि का अंतर नहीं है जैसे ब्रज भाषा और मानक खड़ी बोली हिंदी या कि भोजपुरी और मानक खड़ी बोली हिंदी के बीच है। इस भले हल्के से भाषिक द्वैत का शमन करने में हिंदी रचनाकार अपनी काव्य भाषा के साथ कई प्रकार के प्रयोग करता है और शायद यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी कभी देखा जा सकता है कि उसके केंद्र से उठकर आने वाले रचनाकार अपेक्षाकृत कम है, बजाय पार्श्ववर्ती क्षेत्र के रचनाकारों के। छायावादी काव्य आंदोलन में जैसा कि संकेत किया गया, हिंदी क्षेत्र की चार बोलियां भोजपुरी, अवधी, कुमायूनी और ब्रज का संस्कार सक्रिय रहा है, जबकि ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र का कोई कभी इनमें प्रमुखता नहीं पा सका। वैसे ही हिंदी के आरंभिक काल में पश्चिम से जैन और रासो काव्य का रूप उभरा और पूर्व से सिद्धों के गीतों और बाद में विद्यापति के पदों का। नाथ कवि अलबत्ता पूरे हिंदी क्षेत्र में और उसके बाहर भी बहते पानी की तरह रमते रहे। हिंदी संवेदना के विकास का इस भाषिक और जनपदीय विस्तार तथा वैविध्य से घनिष्ठ संबंध है। यह वैविध्य एक कारण है जिसे हम पाते हैं कि हिंदी संवेदना सीधे सरल रूप में बहुत कम विकसित हुई है। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है और यह समाहार अंतरहीन प्रक्रिया है। आधुनिक काल तक आते आते कवि इसे बखूबी समझता है। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता, वह एक मंत्र। अंतर्द्वंद्वों से जूझते हुए जिस भारतीय मानस की बात आरंभ में कही गई थी, हिंदी का कवि उसका बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता दिखता है। भारतीय संस्कृत सामासिक है क्योंकि उसके विकास में अनेक जातीय तत्व घुल मिल गए हैं। हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृत की प्रकृति सामासिक है क्योंकि वहाँ कई जनपदों की बोलियाँ और क्षेत्रीय विशेषताएं समरस हुई हैं। वैविध्य और समरसता जैसे यहीं इस पूरी सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया का मूल सूत्र हो। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। जो हाईलाइट है इसको पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से रट डालिए। पर समरसता की प्रक्रिया उत्तरोत्तर सूक्ष्म स्तरों पर बैठती गई है। विचारों, बोलियों और वाणियों से आरंभ होकर वह रचनात्मक परिकल्पना तक उतरी है। आधुनिक काल में कांपरसाद, कामायनी और निराला के तुलसीदास में एक जगह समरसता, श्रद्धा और इड़ा की टकराहट में से उपजती है तो दूसरी जगह कवि की प्रिया रत्नावली ही सहसा तुलसी की दृष्टि में माता भारती का रूप ग्रहण कर लेती है। श्रद्धा और इड़ा, रत्नावली और भारती एक दूसरे से टकराती हुई क्रमशः कवि दृष्टि को सूक्ष्म और समरस बनाती हैं। सिद्ध कवि सरहपा राहुल संज्ञान के अनुसार हिंदी परंपरा के
पहले कवि भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। चंद्रबरदाई और विद्यापति क्रमशः वीर और श्रृंगार तथा भक्ति और श्रृंगार को समरस कहते हैं। नाथ परंपरा राजाओं को योगी बनाती चलती है, क्योंकि तांबा तुम्बा ए दोई सूचा, राजा ही तय जोगी ऊंचा। तांबा डूबे डूबे तुम्बा तिरे, जीवे जोगी राजा मरे। चरपट जी की शब्दी से यह लाइन उद्धृत की गई है। ऐसे में अपेक्षाकृत सीधा सरल दृष्टिकोण जैन कवियों का है, जो अपनी धर्म साधना में किसी अन्य तत्व को नहीं मिलाते हैं। शायद यही कारण है जिससे आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इस लेखन को विवेचन की सीमा से बाहर रखा था, क्योंकि उनकी दृष्टि मूलतः उपदेश परक है, इसलिए नहीं कि वह धर्म प्रधान है, जैसे कि व्यंजना हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल के पहले व्याख्यान में जान पड़ते हैं। रहस्य कर्मकांड और मंत्र की आदिकालीन अभिव्यक्त मनोदशा जब कुछ थिराती है, तो कवि के लिए पहली समस्या यही है कि वह यथार्थ के विविध द्वंद्वों में उलझकर उन्हें अंदर से समझने की कोशिश करे। धर्म और एकता, वीर और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार द्वंद्व में से सिद्धनाथों की वाणियाँ विविध रासों, काव्य और विद्यापति के पद जन्मते हैं। आदिकालीन साहित्य का यह परिदृश्य जितना सच्चा है उतना ही ऐतिहासिक भी। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम रट डालिए। आचार्य शुक्ल ने इसे कहा था, इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना। यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है, तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करता है और उसे संवर्धित करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास यूं मानवीय जिजीविका के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक चरण हैं। इस दृष्टि से परवर्ती बौद्ध संप्रदायों के प्रभाव में आदिकालीन भाषा और संवेदना रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की संपृक्त स्थिति से जुड़ी है, तो यह स्वाभाविक है। बौद्ध धर्म का संस्कार देश के पूर्वी भागों में अधिक प्रबल रहा है। यही कारण है जिससे सिद्धों के चर्यापद पूर्वी क्षेत्र में रचे गए और प्रचलित रहे। यहाँ पर क्यों सिद्धों के चर्यापद पूर्वी क्षेत्र में क्यों रचे गए? क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्कार देश के पूर्वी भागों में अधिक प्रबल रहा। पश्चिम में राजनीतिक उथल पुथल तीव्र थी, बाहर से आक्रमणकारियों की लहर पर लहर आ रही थी। तब वहाँ वीरगाथा काव्य का सृजन वैसा ही सहज था। यहाँ वीरगाथा काल इस क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में क्यों रचा गया? क्योंकि यहाँ पर बार बार आक्रमण हो रहे थे विदेशियों के द्वारा। और सिद्ध साहित्य पूरब में क्यों रचा गया? क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म अधिक मात्रा में प्रचलित था। ठीक, यहाँ वीर और श्रृंगार का संगम था। पूरब में भक्ति साधना के साथ श्रृंगार जुड़ा था। सिद्धों के गीतों में और आगे चलकर विद्यापति के गीतों में अलग अलग जनपदों की परिस्थितियाँ, वहाँ की बोलियों के संस्कार और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ यूँ एक दूसरे में घुली मिली हैं। आदिकाल में विविध जनपदों में जो साहित्य रचा गया, संचार साधनों की अविकसित परिस्थितियों के कारण उसका परस्पर बहुत संपर्क रहा होगा, ऐसा समझ में नहीं आता। इसलिए वहाँ उस तरह की एकात्मकता नहीं दिखती जैसे परवर्ती भक्ति और रीति काल में दृष्टव्य है। नाथों की वाणियाँ अवश्य पूरे उत्तर भारत में फैल गईं, जिनका उत्तराधिकार आगे संत कवियों को मिला। आदिकाल कहने से किसी साहित्यिक विशेषता का बोध नहीं होता, जबकि वीरगाथा काल अभिधान से एक निश्चित
प्रवृत्ति प्रकट होती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी? आदिकाल कहने से किसी साहित्यिक विशेषता का बोध नहीं होता, जबकि वीर गाथा काल अभिधान से एक निश्चित प्रवृत्ति का प्रकट होना है। ये यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी रामस्वरूप शुक्ल जी का समर्थन करते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा मानित नाम आदिकाल का खंडन करते हैं। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रिय है। वीर गाथा आगे यही लाइन लिखा गया है। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रिय है। वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया है। इस नामकरण के पीछे दो पुष्ट तर्क साफ देखे जा सकते हैं। एक तो यह कि आदि काल की अन्य काव्य धाराओं जैसे सिद्धनाथ या जैन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी धर्म साधना से रहा है, जबकि वीर गाथा परक रासो काव्य चाहे वीरत्व मूलक हों या श्रृंगार मूलक या जैसा कि अधिकांश दोनों का मिश्रण है, अपनी प्रकृति में पूरी तरह ऐहिक हैं। दूसरे यह भी दृष्टव्य है कि वीर गाथात्मक काव्यों की लीला भूमि या रचना भूमि ठीक मध्य देश का केंद्र ना भी हो, पर वहाँ की घटनाओं का सीधा संबंध दिल्ली और आगरा से रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह जिज्ञासा कि आदिकाल के अंतर्गत ठेठ मध्य देश में कैसे साहित्य की रचना हो रही थी, अभी इसका कोई संतोषजनक समाधान भले न हो सके, पर इस क्षेत्र के जीवन क्रम को प्रभावित करने वाली घटनाओं का चित्रण इस काल के अंतर्गत रासो काव्यों में ही होता है। आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हिंदी काव्य भाषा का विकास कब से माना जाए, इसके लिए प्रधान कसौटी हमने प्रसर्गों के उदय की प्रस्तावित की है। इस आधार पर पूर्व में सिद्धों और पश्चिम में जैन कवियों की रचनाएं अधिकांशतः अपभ्रंश की स्थिति ही सूचित करती हैं। प्रसर्गों का रूप नाथों की वाणियों में दिखाई देने लगता है। पिंड ते ब्रह्मांड मनवा ने कहाँ सू, नगरी में कली में हम कौं। इन वाणियों का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। 1400 के लगभग पूर्वी क्षेत्र में विद्यापति का रचना काल माना गया है। यहाँ भी कवि की सामासिक शैली के बावजूद प्रसर्ग मिलते हैं। ताका के कपट के व्यवहार आन का सेचान के सोपला रासो काव्य जिसे रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के केंद्र में रखते हैं, अधिकतर पश्चिम में रचा गया। इनमें से दो प्रधान काव्यों पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो का रचनाकाल 1350 के आसपास है। इनमें प्रसर्गों का रूप बराबर देखा जा सकता है, पर अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ विभक्तियां समाप्त हो चुकी हैं किंतु प्रसर्ग अभी उभरे नहीं हैं। यह भाषा की वसंधी है। ऐसी स्थिति में बहुत बार प्रसर्गों के अभाव में व्याख्याकार संपादक को अर्थ निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तब वह अर्थ की दोहरी संभावना का उल्लेख कर देता है। सामान्यतः संदर्भ के अनुसार अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। प्रसर्गों के बिना भाषा कैसे चलती है, इसका एक रोचक और भावपूर्ण प्रसंग जयचंद के द्वारा आयोजित नृत्य संगीत समारोह के चित्रण में मिलता है। जमनी कपट उच्च महिल मुख जनु शरद अभ्य शशि कोर। पृथ्वीराज रासो के व्याख्याकार माता प्रसाद गुप्त ने अर्थ दिया है। यवनिकाओं के कपड़ों में महिलाओं के उत्तम मुख मानो शरद के अभ्र में रास के कोरे हों। यहाँ स्पष्ट कपट और अभ्य के बाद अधिकरण और सस के बाद संबंध के प्रसर्ग अनुपस्थित हैं। बिसलदेव रासों में प्रसर्ग के रूप हैं गौरी का नंदन फंदा पाट का बरस 12 की काणी जामुनी
तीर्णसु हिमालयी माहि गिलहूँ परदल को। विशलदेव रासो से कुछ उदाहरण पृथ्वीराज रासो से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कदली का पान भूदंड ते सरो साधई तीन ते प्रसंगा रिपकौ सबद रिवि के रथ अंग सौ चंदन लावई बाह सा सुरसान की मनमयी भाई जीयन पर रूठऊँ। इस प्रसंग में माता प्रसाद गुप्त ने अपने संस्करण की भूमिका में पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में नाम और सिंह का मंतव्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है। प्रसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। कृतकरण प्रसर्ग में अथवा ने को छोड़कर प्राय शेष सभी प्रसर्ग किसी न किसी रूप में यहाँ मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कि प्रसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। प्रसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश तथा अवहट्ट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। कृतकरण प्रसर्ग न अथवा के को छोड़कर प्राय से सभी प्रसर्ग किसी न किसी रूप में यहाँ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो में। इस प्रकार यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास की भाषिक प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पन्न हो जाती है। संस्कृत की तुलना में हिंदी एक सरल विशिष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। आदिकाल की विचारणीय सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है अमीर खुसरो के हिंदी कृतित्व का। पर यह सामग्री भाषा और संवेदना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, पाठ और प्रामाणिकता की दृष्टि से उतनी ही संदिग्ध। पटियाली एटा जिले में 1253 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो ने शिष्ट काव्य रचना फारसी में की, जो अपनी प्रामाणिक रूप में सुलभ है। तब नवोदित हिंदवी में लोक शैली की रचना है, इसलिए उसका कोई व्यवस्थित और स्थिर रूप प्राप्त नहीं होता। खुसरो के समय उत्तर भारत में संगीत की भाषा ब्रज थी, सो उन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, जो संगीत परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित और सुरक्षित हैं। दिल्ली मेरठ की चलती खड़ी बोली में उन्होंने लोक रंजन के लिए कुछ दोहें, मुकरियाँ और पहेलियाँ कहीं, जो मौखिक रूप में लोक रुचि के अनुसार बदलती घटती बढ़ती चली आई हैं। परिशिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबार की भाषा फारसी में की, जिससे कई राज्य कालों में वे बराबर जुड़े रहे, और यह साहित्य पूरे व्यवस्थित रूप में सुरक्षित और संरक्षित है। यूँ खड़ी बोली में उस समय क्या घटित हो रहा था, इस जिज्ञासा का एक संक्षिप्त उत्तर खुसरो की इस बहुरूपी कृतित्व से मिल जाता है। खुसरो के कृतित्व से एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है। खुसरो के कृतित्व से एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है। वह सामासिक संस्कृति की सच्ची रचना है। हिंदू मुसलमानों का जहाँ सीधा द्वंद्व हिंदी कवि ने चित्रित किया है, वहाँ भी वह वीरों का युद्ध है। किसी एक पक्ष के प्रति घृणा या द्वेष उत्पन्न करने का प्रसंग नहीं है, चाहे वह चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हो या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत। खुसरो के यहाँ तो साहित्य और संगीत की जरूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना, क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शमित करता है, और कविता को वह वांछनीय मानता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कविता वासनाओं को परिष्कृत करती है। खुसरो ने दोनों को मिला दिया है, साहित्य को और संगीत को, इसलिए हिंदू और तुर्क को। यह दृष्टि हिंदी के सिद्धनाथों से आरंभ अद्वैतीय रहस्य भावना से सीधे जुड़ी हुई है। रासो या रासो का भी मूलतः रस कथाएं हैं। वीर या किसी अन्य एक रस से अनिवार्यतः संबंध नहीं। पृथ्वीराज रासो के समापन में चंद कहता है, रासो असंभु नवरस सरस
छंदु चंदुक्यु अमीयसम श्रृंगार वीर कणुरा विभक्ष भय अद्भुतः संतसम। राव रासव रासव की इन एकदम अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने कृतित्व को केवल नवरस कहकर संतोष नहीं कर लिया, वरन सभी प्रमुख रसों का अलग अलग नाम लेकर उल्लेख किया है। यह वस्तुतः रासव की व्याख्या है। रासव या रासव शब्द का तरह तरह से अर्थ करते समय यह छंद चंद द्वारा सांकेतिक अर्थ ही सहज सामने आता है। वीर गाथा नामकरण के गाथा शब्द में रासव के इस रस कथा पक्ष का संवेदनात्मक स्तर का सीधा संबंध जुड़ता है। उस समय प्रचलित कोरे चरित्र काव्यों अथवा ऐतिहासिक वृत्तों से ऐसी रचनाओं का अलगाव दिखाने के लिए उन्हें रासों अथवा रासो कहा गया होगा। पृथ्वीराज रासव हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पृथ्वीराज रासव हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बहुत बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। पृथ्वीराज रासव हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। मनुष्य जीवन के संपूर्ण और समग्र चित्रण को कवि ने जैसे अपने रचना विधान में प्राथमिकता दी है, इसका स्पष्ट उल्लेख जैसा संकेत किया गया काव्य के अंत में एक रचनात्मक तोष की भावना के साथ उसने किया है। राहुल संकीर्तन ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में 8वीं शताब्दी के स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना। हमारे इसी युग में नई कविता के 5 युगों सिद्ध सामंत युग, सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग, नवजागरण युग के जितने कवियों को हमने यहाँ संग्रहित किया है, उनमें यह निसंकोच कहा जा सकता है कि स्वयंभू सबसे बड़ा कवि था। ये राहुल संकीर्तन जी के कथन है। राहुल की इस प्रशंसा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के आदिकाल में कुछ संदिग्ध भाव की मुद्रा से उद्धृत किया है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि स्वयंभू इतना बड़ा कवि था या महाकाव्यकार था या नहीं, प्रश्न यह है उसे हिंदी का रचनाकार माना जाए या भ्रंश का रचनाकार। स्वयंभू को परसर्गों के उदय की जो एक छोटी कसौटी हमने हिंदी की पहचान के लिए रखी है, उस पर स्वयंभू की काव्य भाषा अपभ्रंश ठहरती हिंदी नहीं। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तर पर पृथ्वीराज रासव में निखर कर आया। यानी यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी राहुल संकीर्तन जी के कथन कि स्वयंभू अपभ्रंश हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं, इसका खंडन करते हैं। उनका मानना है कि हिंदी के सबसे पहली रचना पृथ्वीराज रासव है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्फल हुई है। आरंभिक रचना होते हुए भी उसके पक्ष में किसी तरह की सफाई की अपेक्षा नहीं है। पृथ्वीराज रासव का विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वह वाल्मीकि की तरह चंद बिरदिया अपने प्रबंध का रचयिता भी है और उसका एक चरित्र भी। एलियट ने आधुनिक काल में भोक्ता और रचयिता के अलगाव को एक शर्त माना रचना की श्रेष्ठता के लिए, पर भारतीय परंपरा के ये तीनों महाकवि सजग रूप से अपने को भोक्ता और रचयिता की संपृक्त भूमिका में रखते हैं। क्या यह भी भारतीय मानस के उस द्वैत और अद्वैत की क्रिया प्रतिक्रिया का सूक्ष्म उदाहरण नहीं है जिसकी ओर इस अध्ययन के एकदम आरंभ में संकेत किया गया कि विरोधाभास है भारतीय काव्य में। यहाँ तथ्य के स्तर पर यह जानना महत्वपूर्ण नहीं कि व्यास, वाल्मीकि और चंद अपने द्वारा वर्णित घटनाक्रम के समकालीन थे या नहीं, या कि वे सचमुच में कौन थे। महत्वपूर्ण यह है कि रचना विधान में वे कवि और कथा चरित्र की संपृक्त भूमिका में उतरते हैं और आमने सामने के समानांतर दर्पण की तरह अर्थ की अंतर्हीन छवियां उपजाते हैं। भोक्ता और रचयिता के अंतर्भाव में वे दृष्टा हो जाते हैं। बहुत कुछ इसी रूप में महाकाव्य की निष्पत्ति होती है, सुखांत और दुखांत की विलक्षण संधि रेखा पर। नेत्रविहीन पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण से गौरी की मृत्यु होती है और साथ ही पृथ्वीराज
के जीवन का भी अंत होता है। दुख और सुख के इस द्वंद्व को जो लेखक जितने बड़े पैमाने पर उठाता है वह जीवन को उतनी ही समग्रता में अंकित कर पाता है। यानी सुख और दुख का द्वंद्व जो लेखक जितने बड़े पैमाने पर उठाता है वह जीवन को उतनी ही समग्रता में अंकित कर पाता है। समग्रता का इतिहास सूचीक्रम के विकास समग्रता का एहसास सूचीक्रम के विस्तार में वैसा नहीं होता जितना सांकेतिक चुनाव या उससे भी अधिक द्वंद्वों के समाहार अथवा विरुद्धों के सामंजस्य में होता है। द्वंद्व की इस विराट परिकल्पना में पूरी रचना का विधान बनता है और वहाँ रचनाकार अपने चरित्रों की व्यापक नियति को स्वयं संवारता है। उसकी सृष्टि तभी पूर्ण होगी जब वह हर क्रिया की सही प्रतिक्रिया दिखा सकेगा और हर कर्म को उसके फल से जोड़ सकेगा। पुराने बड़े काव्य रूपों महाकाव्य और नाटक का विधान पूर्व और पश्चिम दोनों ही परंपराओं में इसी आधार पर विकसित होता है। स्थापत्य के मेहराब जैसे दो कमजोर टुकड़ों के एक दूसरे को सहारने से बनती है, बड़ी और भव्य रचना में भी कभी दो टुकड़ों को आप उन्हें क्रिया प्रतिक्रिया कहें, कर्म फल कहें, इसी प्रकार साधता है। फिर से देखिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उदाहरण देकर समझाया गया है। स्थापत्य में मेहराब जैसे दो कमजोर टुकड़ों के एक दूसरे को सहारने से बनती है, बड़ी और भव्य रचना में भी कभी दो टुकड़ों को आप उन्हें क्रिया प्रतिक्रिया कहें या कर्म और फल कहें, इसी प्रकार साधता है। पृथ्वीराज रासों में इस विधान को कई जगह अपनाया गया है। काव्य के एकदम आरंभ में कैमास वध का अपेक्षाकृत विस्तृत प्रसंग आता है। कथा के स्तर पर जितनी उपयुक्तता तब कुछ बहुत समझ में नहीं आती। इस अंश की प्रासंगिकता खुलती है काव्य के एकदम अंत में। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था, पर स्वयं पृथ्वीराज इस दोष से मुक्त ना रह पाया। वह रानी संयुक्ता के प्रेम में जैसा अंधा हो गया, भला बुरा कुछ ना देख सका। रचना की अंतिम चरण बाद गौरी की कैद में पूरी सभा के सामने नेत्रविहीन पृथ्वीराज बैठा हुआ है। उसका सखा और कवि चंद्र उद्बोधन की मुद्रा में उससे कहता है, जी कछु दियौ कैमास कियो अपनाओ सो पावौ। यानी कैमास को जो कुछ प्राणदंड तूने दिया था वह अपना किया तुझको भी मिल गया। यहाँ दो टुकड़े परस्पर मिल गए और रचना की मेहराब पूरी हो गई, जिस पर इतना विशाल कथा काव्य आधारित है। यहाँ नैतिक औचित्य जितना है, कलात्मक औचित्य उससे कहीं अधिक है। फिर नैतिक औचित्य का एक और संतुलन कवि बनाता है देने और पाने के बीच। पिछले प्रसंग के अनुक्रम में ही चंद की मार्मिक उक्ति है, दीन मान दिन पायई, दिन हुए के बराबर ही दिन में मिलता है। कई शताब्दी बाद के अंग्रेज कवि की पंक्ति याद आती है, ओ लेडी वी रिसीव बट बाट वी गिव। भद्र, हम महज उतना ही पाते हैं जितना देते हैं। लगता है किसी कवि सीधे नियति को संबोधित कर रहा हो और काव्य की नियति की रचना स्वयं कवि करता है। रासव या रासव नाम से प्रचलित रचनाओं के बारे में एक भ्रम यह रहा है कि वे प्रधानता वीर रस के काव्य हैं, जैसा संकेत किया गया। वे इतिहास या ऐतिहासिकता की पटभूमि पर शौर्य और श्रृंगार की मिलीजुली कथाएं रहीं। इस अर्थ में रासव मूल रस कथा है। विशलदेव रासव इस दृष्टि से उतना ही रासव काव्य है जितना पृथ्वीराज रासव। पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन की कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज रासव का उपजीव्य है। इम्पोर्टेंट लाइन है, पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण
पृथ्वीराज रासो का उपजीव्य है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज रासो रासो में नारी की वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है। नरपत नाला कहता है, दौ का दादा हो कोपल लेई, जीव का दादा ना पालवई। अर्थात दावाग्नि का जला वृक्ष नवीन पत्ते लेता है किंतु जिह्वा का जला मनुष्य नहीं पल्लवित होता। गर्भोन्मत्त राजा का अपनी रानियों या बेटियों से पूछना कि उसके समान ईश्वर किसी और के पास है और अनुकूल उत्तर न मिलने पर उसका प्रतिकार यह एक लोक अभिप्राय है जो कुछ उल्टे रूप में यहाँ आता है। सामान्यतः तो ऐसी स्थिति में राजा उस रानी या बेटी को निर्वासित कर देता है जिससे मनवांछित उत्तर प्राप्त नहीं होता, पर बिसलदेव अपनी पत्नी राजमती से रूठकर स्वयं निर्वासन ले लेता है। राजमती का यह विरह काव्य का प्रमुख उपजीव्य बनता है। अंततः रानी के द्वारा एक दूत भेजे जाने पर राजा वापस आता है और उन दोनों का मिलन होता है। आदिकाल के धार्मिक साहित्य सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाओं में जैसे रहस्य भावना, कर्मकांड और मंत्र के तत्व समाहित हुए हैं, रासो काव्य की एक श्रेणी में उसी तरह शिष्ट और लोक साहित्य के तत्व घुल मिल गए हैं। यह पूरा परिदृश्य किसी भाषा में साहित्य के आरंभिक स्थिति का पक्का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। लोक और शिष्ट साहित्य का संक्रमण इस अवस्था में बड़े सहज भाव से होता है। विकास के अगले चरण में सहज भाव इन तत्वों की मिलावट होता है, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में की है। आदिकालीन संक्रमण में रचना और प्रस्ताव दोनों मौखिक परंपरा, विशेष रूप से पाठ और गेय शैली में, और सर्ग विहीन बैलेट या कथा गीत का प्रबंध विशेष रूप में सहायक होते हैं। पृथ्वीराज रासो में पाठ और बिसलदेव रासो में गेय शैली का प्रयोग हुआ है। बिसलदेव रास के आरंभ में राग केदार, बिसलदेव रासो के पाठ में और पृथ्वीराज रासो के पाठ और बिसलदेव रास में गेय शैली का प्रयोग हुआ। बिसलदेव रास के आरंभ में राग केदार का निर्देश किया गया है जो रचना की कोमल, करुण और श्रृंगारिक प्रकृति के अनुरूप है। इस पाठ और गायन में स्वभावतः पाठ या गायन करने वाला कुछ मुद्राओं या चेष्टाओं का सहारा लेगा, जैसा आज भी हम जगनी के विकसनशील काव्य अलग खंड के पाठ में देख सकते हैं। यूं कुल मिलाकर ये रासो रचनाएं अभिनय तो नहीं पर प्रदर्शनी कला, परफॉर्मिंग आर्ट की श्रेणी में आ जाती हैं, जिनकी जड़ें लोक परंपरा में हैं, पर जो धीरे धीरे शिष्ट काव्य के रूप में उग रही हैं। श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है, तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्व के विद्यापति के पदों में। इंपॉर्टेंट लाइन है, श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण पश्चिम के कथा काव्य में है, श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण विद्यापति के पद में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का भूमिका में किया गया सूक्ष्म पर्यवेक्षण यहाँ स्मरण हो आता है। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्य की रूढ़ि प्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। गाथाओं के उत्साह और पदों की तन्मयता के पीछे इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक मनोदशा भी समझी जा सकती है। पश्चिम में विदेशी आक्रमणकारियों की लहरें हैं तो पूर्व में अपेक्षाकृत सुस्थिरता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल में पूर्व की बोली है। बौद्ध मतानुयायी सिद्धों में और वैष्णव कवि विद्यापति में तो पछाह की बोली है। जैन कवियों में शैव मत के तांत्रिक स्वरूप को लिए नाथों और ब्राह्मण परंपरा मानने वाले गणेश और शारदा को मानने वाले रासव काव्यों की रचनाकारों में
बीच में दिल्ली मेरठ की खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो कर रहे हैं, जिन्होंने दो विपरीत प्रकार के धर्मों हिंदू और इस्लाम के समन्वय का विराट प्रयत्न किया। न केवल अपनी हिंदी कविता में जो अपेक्षाकृत कम मिलती है, वरन अपने फारसी काव्य में भी जो प्रबोध परिणाम सुलभ हैं। यूँ ब्राह्मण जैन बौद्ध धर्म मतों वैष्णव शैव तांत्रिक संप्रदायों का एक विचित्र सम्मिलन इस काव्य की भावभूमि में होता दिखाई देता है। फिर आक्रमणकारियों के साथ नवागत इस्लाम के प्रभाव को भी समेटने की चिंता है, जिसकी कुछ और तरह की प्रतिक्रियाएं आगे चलकर भक्ति काल में होती हैं। आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा है, ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भागवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ी धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठक को कुछ पुण्यलाभ का प्रलोभन दिया था। पुरुष कहानी हो कहूँ जस पत्थावे पुन्नु। पदावली में तो ऐसा जान पड़ता है कि विद्यापति प्रेमी प्रेमिकाओं मात्र को कृष्ण राधा के रूप में परिकल्पित करते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है, वहाँ राधा और कृष्ण ही आश्रय आलंबन है, ऐसा उनका मानना लगता है। और राधा माधव का यह रूप अपने में आराध्य है। इस प्रवृत्ति के कारण ही विद्यापति अपनी गहरी भक्ति भावना के बावजूद काव्य की एक परंपरा के अधिक निकट आते हैं। कई बार विद्यापति की भक्ति को एक पाखंड के रूप में देखा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आदिकाल विषयक प्रकरण में तीखे व्यंग के साथ लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। आचार्य शुक्ल यहाँ इस अनुभव तक नहीं पहुँचते कि विद्यापति के ये पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ सच्चे रूप में ऐहिक हैं और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। यानी विद्यापति को भक्त कवि की श्रेणी में कौन रखते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रखते हैं। इसके साथ ही पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं रहती। विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा और शैव का तारतम्य दोनों भाव एक साथ मिलते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन है। यही कारण है जिससे मिलते जुलते शारीरिक अनुभवों की अलग अलग पदों में आवृत्ति होने पर भी अपनी तन्मयता भाव से वे सभी विशिष्ट होते हैं। सिद्धनाथों और जैन कवियों, रासव रचनाकारों अमीर खुसरो और विद्यापति के कृतित्व में आदिकाल हिंदी क्षेत्र के रचनात्मक वैविध्य को यूँ सच्ची प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ये देख लीजिए। सिद्धनाथों और जैन कवियों, रासव रचनाकारों अमीर खुसरो और विद्यापति के कृतित्व में हिंदी क्षेत्र की रचनात्मक वैविध्य को यह सच्ची प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और इस पूरे व्याख्यान में हमने आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में आदिकाल को पूरा कर लिया है। आगे हम भक्ति काल को देखेंगे। जय हिंद।